Hello students, welcome to Grow Tree Academy. Today we will start new chapters of history, the making of the national movements, event 1870 to 1947. First we know nationalism. What is nationalism? Nationalism is a set of beliefs about the nation. Nationalism is a set of belief about the nation is called nationalism. Some factors are responsible for the rise of the nationalism. इंडिया में भी नेशनलिज्म के राइज होने के कई सारे फैक्टर्स थे, तो हम लोग उसका आज स्टडी करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज ए मेजर फैक्टर्स ऑफ द राइज ऑफ द नेशनलिज्म। फैक्टर ऑफ राइज ऑफ द नेशनलिज्म। फर्स्ट, इकोनॉमिक exploitation. Economic exploitation is a major factor of the rise of the nationalism. First, we know that the British who initially came to India as a traders. The British who initially came to India as a traders gradually established their monopoly The British who initially came to India as a traders gradually established their monopoly is important factors of the rise of the nationalism. And second things, the excessive demands of revenue. जो रेवेन्यू कलेक्ट होते थे वो काफ़ी लार्ज कैपिटल में कलेक्ट होते थे और जो वैल्यू थी उसकी वो काफ़ी हाई होती थी। तो भारतीयों से जब रेवेन्यू लार्ज अमाउंट में लिया जाने लगा तो भी उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आई। सेकेंड थिंग, पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या थे। फर्स्ट, द ब्रिटिश gradually established their political control over India। ब्रिटिशर्स को ये बात पता था कि हमें अगर इंडिया में अपने ट्रेड को मजबूत करना है, वहाँ पे राज करना है, तो वहाँ पे पहले मुझे पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करने होंगे, जो उन्होंने किया। और इसकी वजह से भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आई
कि मेरे देश में ब्रिटिशर्स क्यों पॉलिटिकली कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स था राइज ऑफ द नेशनलिज्म के लिए. एंड सेकंड, रिवॉल्व रिवॉल्ट ऑफ 1857. 1857 का जो रिवॉल्यूशन था वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स था राइज ऑफ द नेशनलिज्म के लिए. एंड थर्ड, कुछ इमीडिएट फैक्टर्स थे. इमीडिएट फैक्टर्स, कुछ ऐसे इमीडिएट फैक्टर्स थे जिससे राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ था. फर्स्ट, लॉर्ड लिटन पॉलिसीज that agitated the India, agitated the India, sorry, agitated the India. Who is Lord Lytton? Who is Lord Lytton? Lord Lytton is a viceroy of India. इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड लिटन. इनका जो टाइम पीरियड था वो 1876 टू 1880. सेकंड, रिमूवल ऑफ import duties from British goods, from British goods. Third, the war against Afghanistan was financed by Indian revenue. ये सब भी इमीडिएट फैक्टर्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे. अभी हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 imposed restrictions in newspapers. ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 का ये जो एक्ट था, इस एक्ट के थ्रू जितने भी न्यूज़पेपर थे उन सब के पब्लिश होने पे रोक लगा दी गई थी. क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू सारे इंडियंस को इंफॉर्मेशन मिलती थी, सूचना मिलती थी, जिससे उनके अंदर नेशनलिज्म आता था. और ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी कि अगर सारे इंडियंस को हमारी सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी तो इससे वो उनके अंदर नेशनलिज्म डेवलप होगा. तो ये सारे रीजंस थे जो इमीडिएट फैक्टर्स थे राइज ऑफ द नेशनलिज्म के. द आर्म्स एक्ट, द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लाया था 1878 में जिसे आर्म्स एक्ट के नाम से जानते हैं. इस एक्ट में ये था कि कोई भी इंडियंस आर्म्स नहीं रखेगा
मतलब जितने भी सशस्त्र होते थे, बंदूकें, जितने भी आर्म्स रिलेटेड चीजें थी, वो सारी वैन थी इंडियंस के रखने पे। और वैन के साथ अगर कोई रखता भी है तो उसके लिए लाइसेंस जरूरी था, और वो लाइसेंस इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स इजीली इंडियंस को लाइसेंस अवेलेबल नहीं करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। थर्ड, immediate factors. So we discuss Lord Lytton policies that agitated the India. लॉर्ड लिटन की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से भी वो इमीडिएट फैक्टर्स था राइज ऑफ द नेशनलिज्म का। हु इज लॉर्ड लिटन? लॉर्ड लिटन इज ए वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1876 to 1880. And second things, removal of import duties, removal of import रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स। जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे उनकी जो इम्पोर्ट ड्यूटीज थी वो हटा दी गई थी। द वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान वॉज फाइनेंस्ड बाई इंडियन रेवेन्यू। और अफगानिस्तान में जो वॉर हुआ था वो वॉर इंडिया के रेवेन्यू से ही लड़ा गया था। नेक्स्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ राइज ऑफ द नेशनलिज्म, because in this act newspaper publication is banned in India. And next, the Arms Act of 1878. And next, Ilbert Bill. Ilbert Bill. Ilbert Bill. What is Ilbert Bill? Who is Ilbert? इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल कब आया था? तो ये 2 अक्टूबर 1883 को इल्बर्ट बिल पब्लिश हुआ था। एंड उस समय लॉर्ड रिपन वायसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड रिपन वायसराय ऑफ इंडिया, 2 अक्टूबर 1883 इल्बर्ट बिल वॉज पास्ड। तो हु इज लॉर्ड रिपन? हु इज लॉर्ड रिपन? लॉर्ड रिपन इज वायसराय ऑफ इंडिया। इसमें बात करते हैं इल्बर्ट की। इल्बर्ट बिल नाम क्यों पड़ा था? क्यों? क्योंकि इल्बर्ट कौन थे? इल्बर्ट बिल की पॉलिसीज थी क्या? इस पॉलिसी में क्या था? इस बिल में क्या था? इस बिल में ये था कि जो इंडियन जजेस हैं वो भी यूरोपियन जजेस की केसों को सुनेंगे। क्यों? क्योंकि 1883 से पहले ब्रिटिश केसों को, यूरोपीय जितने भी केसेस थे उन सबको इंडियन जज नहीं सुन पाते थे। तो इल्बर्ट बिल में वो पॉलिसी लाई गई जिसमें यूरोपीय मतलब ब्रिटिशर्स के केसों को भी इंडियन जजेस सुनेंगे। इस बिल का बहुत ज़्यादा यूरोप में लोगों ने प्रोटेक्ट किया था इस बिल के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उनकी ये पॉलिसी थी, उनका ये मानना था कि यूरोपियों की केसेस को, ब्रिटिशर्स के केसों को एक ब्रिटिश जज ही सुनेगा। तो इंडियंस को ये पावर क्यों दी जा रही है? और लॉर्ड रिपन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विक्टोरिया का भी प्रेशर था। और इस बिल के बाद 6 to 7 मंथ के बाद इस बिल में एक अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट के थ्रू
किसी पॉलिसी में चेंजेस किए जाते हैं। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू इस पॉलिसी को चेंज किया गया जब लॉर्ड रिपन के ऊपर ब्रिटिशर्स ने प्रोटेक्ट करना शुरू किया, विक्टोरिया ने दबाव डाला। तो इस बिल में अमेंडमेंट जो किया गया 6 to 7th मंथ के बाद, वो ये किया गया कि एक 12 मेंबर्स का जुडिशियल पैनल होगा जिसमें 7 ब्रिटिशर्स होंगे। 7 ब्रिटिशर्स का होना जरूरी था, और अगर केसेस की सुनवाई होती है और जज कोई फैसला दे देता है तो फैसले उस फैसले को ये 12 लोग अपने ओपिनियन से बताएंगे कि वो फैसला किसके फेवर में होना चाहिए। तो इस बिल में अमेंडमेंट के बाद ये बिल कुछ इस तरह का हो गया कि इल्बर्ट बिल जो था वो अमेंडमेंट के थ्रू चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कोई केस होता है और जज इस केस की हायरिंग करते हैं। तो सपोज ए के फेवर में उन्होंने फैसला दिया, बट ये फैसला तब तक नहीं माना जाएगा जब तक ये 12 मेंबर्स में की मेजॉरिटी इनके पास नहीं होगी। अगर ये 12 बी को मेजॉरिटी दे देते थे तो ये फैसला यहाँ पे चेंज हो जाता था। और ऐसा लॉर्ड रिपन ने सिर्फ प्रेशर में किया था। क्यों? क्योंकि विक्टोरिया का दबाव था, ब्रिटेन में, ब्रिटिश में लोग, यूरोप में लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे लॉर्ड रिपन के थ्रू। और फाइनली 1884 में इनको हटा भी दिया गया था वायसराय के पद से। तो 1884 में इनको हटा दिया गया था। 1884 में हटा दिया गया था। तो हम लोग यहाँ पे 3 वायसराय के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है लॉर्ड लिटन 1876 to 1880, एंड सेकेंड लॉर्ड रिपन 1880 to 1884। तो इल्बर्ट बिल में ये चीजें थी। इल्बर्ट थे कौन? इल्बर्ट कौन थे? तो ये लॉर्ड रिपन के काउंसिल ऑफ इंडिया के लॉ एडवाइजर थे। काउंसिल ऑफ इंडिया के लॉ एडवाइजर। एंड नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया में डेवलप हो रहे थे, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इसमें ये पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। ये पूना सार्वजनिक सभा कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो ये की गई थी 2 अप्रैल 1870। 2 अप्रैल 1870 बाई एम जी रानाडे, बाई एम.जी. रानाडे एंड जी.वी. जोशी। पूना, the literal meaning of sarvajanik is of or for all the people. Sarv means all, janik all of the people. Through May of this
association function in specific part of the country. Their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any one region, community or class. मतलब पूना सार्वजनिक सभा ये सभी लोगों के लिए था, हर कम्युनिटी के लिए था, हर एक रीजन के लोग के लिए था, सभी इंडियंस के लिए ये फॉर्म किया गया था 1870 में. एंड सेकंड, इंडियन एसोसिएशन. इंडियन फर्स्ट पूना सार्वजनिक सभा एंड सेकंड इंडियन एसोसिएशन. इंडियन एसोसिएशन. इंडियन एसोसिएशन is established in 1876 in 1876 by S.N. बनर्जी. S.N. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी. एंड सेकंड, आनंद मोहन बोस. ये सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे. इंडियन एसोसिएशन established in 1876 by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. And third organization, the Madras Mahajan Sabha. The Madras Mahajan Sabha. The Madras Mahajan Sabha is established in 1884 by G. Subramaniam Iyer and P. Anand Charlu. तो मद्रास महाजन सभा ये इस्टेब्लिश की गई थी इन 1884 बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू. एंड आफ्टर इन 1885 the most important political organization is established in 1885, that is Indian National Congress, INC. Indian National Congress by British civil servant A.O. Hume. A.O. ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी. और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था. कहाँ हुआ था? बॉम्बे. फर्स्ट सेशन ऑफ INC held in 1885 बॉम्बे.
और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू सी बनर्जी, इंपॉर्टेंट है 1885, बॉम्बे एंड आईएनसी। इस पूरे नेशनलिज्म के चैप्टर में हम लोग आईएनसी के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्टी काफी लंबे टाइम तक हर एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट की। इसके हर एक सेशन हुए एवरी ईयर्स, जिसके अलग अलग प्रेसिडेंट होते थे। अभी कुछ सेशन की बात भी हम लोग करेंगे, जैसे बेलगाम सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ आईएनसी बिकॉज इन दिस सेशन महात्मा गांधी इज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। So W.C. Banerjee is first president of INC. In Bombay session 1885, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भी बहुत से लीडर्स थे, दादा भाई नेहरूजी, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट्स ऑफ आईएनसी बदरुद्दीन जी तैयब, फर्स्ट फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। W.C. Banerjee, we already know, he is the first president of Indian National Congress. Surendranath Banerjee, Romesh Chandra Dutt, R. Subramania Iyer, among others, was largely from Bombay and Calcutta. Nehruji, a businessman and publicist, settled in London and for a time member of British Parliament, guided the younger nationalists, a retired British official, A.O. Hume, also played a part in bringing Indians from the various regions together। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे जिसने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को बढ़ाया, नेशनलिज्म इस्टेब्लिश्ड हुआ। और फिर आफ्टर इन 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस। एंड अनदर ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। It also formed in 1885, in 1885 by बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी एंड फिरोज शाह मेहता, एंड फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। तो ये एक अलग एसोसिएशन था, एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इन 1885 बाय बदरुद्दीन तैयब जी एंड फिरोज शाह मेहता। Sovereign. Sovereign is most important thing. It means
सुप्रीम इन इट सेल्फ, सुप्रीम इन इट सेल्फ। जब हम खुद सुप्रीम होते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, और कोई अदर द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ऑलरेडी गिवन, sovereign means the capacity to act independently without outside interference, और sovereign means supreme in itself। खुद में इसकी हिंदी होती है संप्रभुता, संप्रभु। इट मीन्स जब हम खुद खुद सुप्रीम होते हैं हर एक चीज में, एक्ट बनाने में, और कोई किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है, तो वो सोवेरियन कहलाता है। ओके, एंड नेक्स्ट, who did the Congress seek to speak for? Who did the Congress seek to speak for? A newspaper, the Indian Mirror, wrote in January। इंडियन मिरर एक न्यूज़पेपर था जो 1886 में लिखा गया था, जनवरी में, आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी के इस्टेब्लिश्ड होने के बाद जनवरी 1886 में इंडियन मिरर एक न्यूज़पेपर लिखा गया था। द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे is the nucleus of a future parliament for our country and will lead to the good of inconceivable magnitude for our countrymen. Badruddin Tayyab ji addressed the Congress as president in 1887. We already told you Badruddin Tayyab ji is the first Muslim president of INC. In which session? 1887. 1887 में जो सेशन हुआ था उसकी जो प्रेसिडेंसी की थी वो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशन हुए थे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ आईएनसी। फर्स्ट जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। कब? 1885। प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। एंड सेकंड कलकत्ता में हुआ था। कब? इन एवरी ईयर्स session is organized by INC in 1886। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? दादा भाई नेरोजी। एंड थर्ड, in 1887 we already know who is the president of INC session 1887? बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी। ये सेशन हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास, इन मद्रास। एंड नेक्स्ट सेशन ऑफ INC held in 1888। 1888 में जो सेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। ये यूपी में पहला सेशन था INC का, इलाहाबाद।
इलाहाबाद। जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल is president of INC session 1888 at Allahabad, and next session 1889, 1889 में ये जो सेशन हुआ था वो 1889 में जो सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे एस विलियम। एस विलियम is president of INC in 1889.